इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। जो बच्चे 11th के हैं, जो ये देख रहे होंगे लेक्चर, उनके लिए नया टॉपिक है। पहली बार बच्चा 11th में आके पढ़ता है, क्योंकि नीट के बच्चे को मैथ्स पढ़ना नहीं होता। तो उसके लिए अलग से यही यही सब उसके लिए यही मैथ है। बेसिक मैथ पढ़ना ही उसके लिए बेसिक मैथ है। जितना मैथ है यही है बस आपके जीवन में, और ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिजिक्स पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है, उसमें थोड़ा बहुत तो यूज़ करना ही है। तो उसमें एक चीज़ आती है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चे, वो तो ठीक है, अलग से पढ़ते ही हैं। लेकिन ये क्या बला है, क्या चीज़ है, तो ये पूरा लेक्चर ख़त्म होते होते आपको ये पता चल जाएगा ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं जी। तो ये दिया किसने था, सबसे पहला उस बेचारे का भी नाम ले लेते हैं। इसका जो क्रेडिट है goes to Isaac Newton प्लस लेबनिज। ये बंदा इंग्लैंड का था और ये बंदा जर्मनी का था। तो इन्होंने 1670 कुछ के अराउंड जब ये कैलकुलस बना रहे थे, तब उसके एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तब उसके अराउंड इन्होंने क्या दिया था जी, डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि डिफरेंशिएशन, एक नया मैथ्स इन्होंने डेवलप किया था, जो कि आज तक वैलिड है। हम वही करते आ रहे हैं, बरसों से, सदियों से सेम चीज़ कर रहे हैं, और हमारी सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो जी ये है क्या? तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं हम फंक्शन। सबसे पहली चीज़ है फंक्शन। अब आप 10th क्लास से 11th में आए हो, या आप पहली बार, तो एक नई चीज़ सुनी है आपने, फंक्शन। अब दिमाग में क्या जाता है कि फंक्शन क्या है। थोड़ा सा आप मेरी बात सुने, आपके 10 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का क्या चक्कर है कि सपोज वी हैव a quantity y whose value depends on variable x। मतलब एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उसके बाद शुरू करूंगा, मतलब एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। x की वैल्यू 2 है तो बच्चे y की वैल्यू कितनी है, 4 है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 है। x की वैल्यू कितनी है जी, 4 है, तो y की वैल्यू 60। यानी कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे y की एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिलने लग रही है। यानी कि y x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि y x का फंक्शन है। इसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है जी। क्यों ज़रूरत पड़ी इसके बारे में मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों ऐसा, ये फंक्शन फंक्शन क्यों बना है, क्या हो रहा है। ठीक है। तो अभी के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, क्या बनी बात, कि फंक्शन जो होता है ना बेटा, ऑन चेंजिंग, आप यहां से देखो, ऑन चेंजिंग एक्स देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट value of y such that y is called as function, या फिर y is called, सिंपल लिख देंगे हम, फंक्शन ऑफ x। यानी कि इसको जनरल जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते
जब भी आपको ऐसा लिखा मिले तो इसका मतलब क्या होता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x। हाँ, ये सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड है। अगर मान लो ऐसे आप कहने लोगे सर अगर ऐसे लिखा आ जाए, लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू f x और z, सो y इज द फंक्शन ऑफ x एंड z। अब एक वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड, यानी कि अब x और z की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है। x और z चेंज करोगे, जैसे x z की वैल्यू आपने 1 1 रख दी, 1 2 रख दी, ऐसे तो y की वैल्यू चेंज होगी, तो इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि सर ये तो थोड़ा सा क्या हुआ ना, ये तो मैथ्स है, ये तो सर समझ में आ गया कि अच्छा इसको फंक्शन बोलते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y x पे डिपेंड कर रहा है। आपने अब तक यही बात बताई मोटी मोटी, ये सर समझ में आ गया। सर पर एक चीज मजा सा नहीं आ रहा सर, कुछ रिलेट करके बताओ ये क्यों पढ़ रहे हैं सर। तो बात बच्चे की एकदम सही है कि भाई आप नए नए इस चीज में एंटर किए हो, नए नए चीजें तो पता भी तो होना चाहिए ना, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बच्चे के दिमाग में पहला सवाल ये होता है कि रिलेट नहीं हो पा रहा सर। रिलेट होगा, जैसे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब मैं उस बात का जवाब देता हूँ। चलो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब फिजिक्स में हम थोड़ा बेसिक मैथ्स और वेक्टर पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे काइनेमैटिक्स पे। काइनेमैटिक्स आप 9th क्लास में पढ़ के ही आए हो, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है ना, ये सब चीजें, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो हम फिजिक्स में इस बात का कैसे यूज करेंगे और इन फंक्शन का मतलब क्या है। इन फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, हम इसको फिजिक्स में, ये तो सिंपल, ये तो मैथ्स हो गया। अब फिजिक्स में इसका क्या मतलब है वो देखो। जैसे कि आपने पढ़ा, या मैं लिख दूं कि जी स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, यानी कि इसका सिंबल यू ले लूं और टी स्क्वायर। पहले समझो, समझ लिया क्या हो रहा है तो धीरे धीरे आपको ये पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंसान को ये पता हो क्यों हो रहा है तो वो आसानी से फिर अगली बात समझ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सो u इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां क्या हुआ, t इज द फंक्शन ऑफ, सॉरी u इज द फंक्शन ऑफ t, टाइम, यानी कि स्पीड टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, स्पीड चेंज होगी, सॉरी वैसे वैसे क्या होगी, स्पीड चेंज होगी। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, वहां क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो बेसिकली x क्या बन गया, t, y क्या बन गया, u। भाई आप क्या कर रहे थे, आप यही तो कर रहे थे। आपने क्या पढ़ा था, जनरल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये y क्या बन गया तुम्हारा, u फिजिक्स के अंदर, और ये x क्या बन गया तुम्हारा, t। यही तो था फंक्शन, यही तो था फंक्शन। लेकिन हम, अब मुझे पता नहीं ना y क्या है, x क्या है, ठीक है। फिजिक्स में तो कुछ भी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एक्सेलरेशन टी स्क्वायर पर डिपेंड कर जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं जनरल पढ़ूंगा। क्या पढ़ता हूं मैं, जनरल फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है ये क्या है बच्चे, फंक्शन। स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब समझ में आया हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा क्यों पढ़ रहा हूं, क्या चक्कर है। दूसरी बात, फंक्शन है क्या, अब थोड़ा सा आपको और क्लियर हो रहा होगा, अरे भाई दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है, एक फिजिकल क्वांटिटी, इनको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर। अभी जब आगे वेक्टर पढ़ रहे होंगे तब मैं फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करूंगा, लेकिन हल्का सा मैं आपके दिमाग में डाल देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं फिजिक्स के अंदर जो मेजर की जा सके और जिनसे हम फिजिक्स के लॉज डिफाइन करते हो। तो ये जो है ये मेजर की जा सकती है और फिजिक्स में इसको हम यूज करते हैं चीज़ें डिफाइन करने के लिए। टाइम, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी के चेंज करने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, ये बताने के लिए हमने क्या बनाया, फंक्शन। क्या बनाया, फंक्शन। इस बात को मैं थोड़ा सा
और क्लियर करता हूँ। अब बच्चे के दिमाग में आया होगा सर ठीक है ये तो सीधा आ गया, लेकिन क्यों बनाया, क्यों सर, क्यों क्यों बना रहे हैं, क्या क्या लिखना क्या चाहते हैं। और बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं, और बिल्कुल बेसिक। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, हम एक बाइकर है, ठीक है जी, उसकी कुछ रीडिंग्स लेना चाहते हैं। मतलब वो बाइक चला रहा है बढ़िया, तो हमने उसकी रीडिंग ली। बाइक वाइक आप भी चलाते ही होंगे, तो हमने क्या ली बच्चे, रीडिंग ले ली। समझते रहे ना, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बेसिक्स जितने अच्छे क्लियर होंगे, क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, आगे की कहानी तो बहुत आसान है। आप जब प्रॉपर ये नोट्स बना रहे होंगे, आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। नोट्स जैसे ही आप बनाएंगे, आप कोई भी, मैं फिर कहूँगा, मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ, आप किसी भी कोचिंग या किसी के भी स्टूडेंट होंगे, आप इजीली अपना मॉड्यूल और सवाल सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप ध्यान से सारे लेक्चर देख रहे होंगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको। तो शुरू करते हैं जी। देखो ये क्या हो गया जी, यहाँ हुई, हमने मान लिया जी ये स्पीड है और ये है जी टाइम। तो हमने कहा कि ये 2 सेकंड, तो ये तुम्हारा 6 है, ये 4 है, तो ये 12 है, और जब टाइम 6 हुआ तो ये 18, ये मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट है सेकंड। 9th क्लास में आप पढ़ के ही आए हो सब बातें। ये 8 है, तो ये 24। यानी कि जब वो 2 सेकंड, जब टाइम 2 सेकंड था तो 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, जब 4 सेकंड हुआ तो 12 से चलने लगा, फिर वो 18 से, फिर इसको, फिर इसको। अब मैं ऐसे थोड़ी ना बताता फिरूंगा। तो बड़े लोगों ने क्या किया कि आप एक फंक्शन नाम की चीज़ डिफाइन कर दो, जिससे कि सामने वाले को खुद ही पता चल जाए कि अच्छी बाइकर की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो फिर इसको अगर बंदों ने नोटिस किया, तो 2 3 जा 4 3 जा 6 3 जा, यानी कि स्पीड, यहां मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, 3 × t, यानी कि u इज इक्वल टू 3t, यानी कि u इज द फंक्शन ऑफ टाइम। देखो अब ये इतनी बड़ी टेबल बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जर्व किया आपने और आपने ये बता दिया कि भैया ये बाइकर, अच्छा इस बाइकर की जो स्पीड है वो 3t के हिसाब से चेंज हो रही है, यानी कि ये फंक्शन है इसका। रखो इसमें 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 6 18, 3 × 8 24 आ गया। तो इसको बोला गया फंक्शन, इसलिए हमें फंक्शन की जरूरत पड़ी। ये मैं आपको ये बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक, एकदम 9th क्लास वाली बात, कि भैया क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों बना रहे हैं फंक्शन। अब ये किसी हिसाब से भी चेंज हो सकता है, ठीक है, ये किसी हिसाब से भी चेंज हो सकता है। अब इतना बड़ा डेटा थोड़ी ना याद करते फिरोगे, या ऐसे थोड़ी ना मैं बताता फिरूंगा। तो मैंने क्या, एक जनरल चीज बना ली फंक्शन, कि मैं एक फंक्शन बना दूंगा, जैसे मैंने बता दिया u इज इक्वल टू 3t + 2, कि भैया इसकी स्पीड इस हिसाब से चेंज हो रही है। यानी कि जब ये 2 सेकंड था, t इज इक्वल टू 2, तो इसकी स्पीड, अब देखो मैं फॉर्मूले में खुद वैल्यू रख लूंगा किसी, अब मुझे निकालनी है t इज इक्वल टू, लेट्स सपोज 4 पे निकालनी है, सो 3 × 4 + 2 यानी कि 12 प्लस, यानी कि 14 मीटर पर सेकंड। या तो फिर मैं टेबल याद करूं, किसी को टेबल बताता फिरूं, नहीं। तो इसीलिए क्या बनाया गया बच्चे, फंक्शन। आई होप कि ये अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से सारी चीजें बताता हूं। हमने एक फंक्शन नाम की चीज बनाई, क्यों बनाई, ये लॉजिक है, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल पे चीज डिपेंड करती है। वेरिएबल देखो मैंने लिखा कि x की वैल्यू चेंज करने पे y की एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x। या सिंगल वेरिएबल है या डबल वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि y इज इक्वल टू f(x,z), यानी कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, xz पे। क्लियर है। 3 वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है, 4 पे भी डिपेंड कर सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं। जैसे यहां मैंने सिंपल क्या रखा है कि भैया स्पीड जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, सिंगल वेरिएबल है। क्लियर है। तो फिजिक्स के अंदर ये जो फंक्शन का इंपॉर्टेंस है, ये मतलब है। क्लियर है। हम बात करते हैं
रेट ऑफ चेंज के बारे में, वो क्या है? देखो जी, फंक्शन के बारे में जान लिया कि फंक्शन क्यों डिफाइन हो रहा है, होता क्या है। तो है क्या कि हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। कोई फंक्शन है यानी कि y चेंजेस विद x, और चेंज कैसे हो रहा है उसके लिए हमने पॉइंट्स बना बना के और ये एक जनरल कर्व ड्रॉ कर लिया। आपको बुक्स में वगैरह ये मिलेगा कि अब कई बच्चे क्या सोचते हैं वो बताता हूँ कि यार ये बन कैसे गया, ये चक्कर क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, ये ऐसे ऐसे मिलेगा कि ये जनरल कर्व है। जनरल कर्व का मतलब होता है जब भी ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स की भैया ऐसे है, यानी कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हो y की वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है। आपने x इतना किया तो y यहाँ पहुँच गया, यानी कि ये वैल्यू y की। फिर आप यहाँ तो x की वैल्यू इतनी करी, इतनी चेंज होगी, फिर ऐसे। तो ये ऐसे चेंज करते जा रहे हो आप, और चेंज कर करके आपने ग्राफ बना लिया, ये वाला, सॉरी कर्व बना लिया ये ऐसे। यानी कि कोई भी हो सकता है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 हो सकता, कुछ भी हो सकता है जनरल, कि आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो y की वैल्यू किस हिसाब से चेंज हो रही है, तो ये जनरल मान लिया मैंने। भाई जनरली तो सॉल्व करोगे जो सब पे एप्लीकेबल हो, सब पे लग जाए। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बला आ गया भैया, कुछ नहीं है, इसको डिफाइन किया जाता है डेल्टा y बाई डेल्टा x। मतलब क्या, एवरेज, एवरेज ही समझ आ रहा होगा, यानी कि डेल्टा x की एक बड़ी वैल्यू चेंज करने पे, डेल्टा मतलब डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, याद रखना, चेंज को लिख लेना साइड में। यानी कि डेल्टा मतलब बड़ी वैल्यू, यानी कि बड़ी वैल्यू का क्या मतलब है, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है जी। तो आपने, हम जो चेंज देखना चाहते हैं इस वैल्यू के अंदर, ये हुआ तेरा यहां से यहां तक, कि अगर आपने x की वैल्यू यहां से यहां तक चेंज करी तो y की, ये y की वैल्यू है, ये y है ना y, यानी कि y की वैल्यू में कितना चेंज आया, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। बड़ा ले लिया ना आपने चेंज, ऐसे मान लो यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 4 है, तो ये डेल्टा x मतलब 3, यानी कि आपने इसकी वैल्यू 3 चेंज करी, 3 यूनिट, तो इसकी कितनी वैल्यू चेंज हुई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखा ऐसे जाता है, और ये इसको बोलते हैं एवरेज रेट। एवरेज मतलब बड़े सेगमेंट में, कि भैया यहां कितना चेंज हुआ। क्लियर है? तो जी इसको निकालने के लिए कुछ नहीं है, आप एक बार ये लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे क्या निकालना है जी, मुझे ये निकालना है, ये हो गया जी मेरा डेल्टा एक्स, इतनी मैंने एक्स की वैल्यू चेंज करी, ये मेरा डेल्टा वाई, यही तो निकालना चाहता हूं मैं। अगर आप देखो ये लाइन आपने पास कर दी, ये क्या बना बच्चे, थीटा। ये तो कुछ याद आ रहा है आपको कि सर ये तो सर टेन थीटा बन रहा है। आप ध्यान से देखो, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर ये तो स्लोप बन गया सर इस लाइन का, तो ये क्या बन गया, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू। ये तो ज्योमेट्रिकली बात थोड़ी समझ आ रही है कि अच्छी है, ये चेंज निकालना है जिन दो पॉइंट के बीच में आप वैल्यू चेंज कर रहे हो उसका चेंज निकाल रहा है। तो सर उस लाइन का अगर मैं स्लोप ले लूं तो सर सेम ही बात होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ आ गई कि अच्छा इसका ये मतलब है, और ऐसे इसको निकाला जाता है। लेकिन अब बड़े लोगों ने क्या कहा कि ये तो बड़ा चेंज हो गया भाई, कि ऐसे ऐसे आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, एक्स की वैल्यू चेंज करते जा रहे हो तो वाई की चेंज होती जा रही है, आपने दोनों को मिला के ऐसे ग्राफ बना लिया। ऐसे पॉइंट्स तो ऐसे ही बनाते हो ना, एक्स की वैल्यू चेंज करी ऐसी तो पॉइंट बनाए, उन सारे पॉइंट्स को आपने ऐसे मिला लिया। ये ग्राफ बनाना आपने सीखा हुआ है। अब
बात क्या है, आपसे पूछ लिया गया कि भैया मैं जानना चाहता हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं इस पी पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है। किस पॉइंट पे? इस पी पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है। अब वो कैसे निकाला जाए? तो बड़े लोगों ने क्या कहा कि आपने चेंज ही तो देख रहे हैं, हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो काम बन जाएगा ना। यानी कि अगर मैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर दूं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर दूं, तो फिर तो निकल जाएगा ना। आप इसको छोटा करते करते, तो बड़े लोगों ने क्या, इसको छोटा किया, इसको और छोटा किया, और छोटा किया। एक टाइम ऐसा आया कि ये बिल्कुल ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये लाइन जो है ये टेंजेंट बन गई। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? जो कर्व के एक पॉइंट को टच करके निकले लाइन, ठीक है, वो होती है टेंजेंट। तो ये क्या बन गया? लाइन टेंजेंट बन गई, ठीक है। और मुझे इस पॉइंट का चेंज पता चल गया। तो बड़े लोगों ने इस बात को कैसे रिप्रेजेंट किया कि अगर मुझे किसी एक पॉइंट का चेंज निकालना किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो इसको हम अलग से लिखते हैं। कैसे किया जी? ये थोड़ा और बेहतर क्लियर आएगा, यहीं से डिफरेंशिएशन आएगा, देखते रहना, आपको मजा आएगा कि अच्छा चल क्या रहा है। तो जी ये आपका हो गया बच्चे, दिस इज पी, और ये हो गया बच्चे क्यू। तो बड़े लोगों ने क्या कहा, आई न्यूटन वगैरह ने, कि आप जो चेंज ले रहे हो ना, आप एक काम करो, इस चेंज को रिड्यूस करना शुरू करो। तो कुछ ऐसे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतना हो जाएगा। ठीक है जी, आप देखो, कम कर दिया ना आपने। आपने क्या किया, ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा एक्स था, आपने इसको रिड्यूस करना शुरू किया। डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जीरो की तरफ लेके आ रहे हो, इसको घटाने लग रहे हो आप। यानी कि बड़े लोगों ने क्या किया कि जी ये है एक्स, ये है वाई। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये समझाने के लिए कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि इससे है ना, आपकी आने आगे जो फिजिक्स पढ़ोगे आप, वो बहुत क्लियर होने वाली है कि अच्छा कहाँ क्या चीज लेते हैं हम। तो ये जो हुआ, इसको लिख दिया फिर इन्होंने डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिख दिया इसको? डी वाई बाई डी एक्स। और ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स ये क्या बना? ये बन गया जी आपका टेंजेंट। यानी कि ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा। यानी कि ये आया जी स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर। क्योंकि आपने चेंज स्मॉल किया है, जीरो नहीं किया। आपने डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो नहीं की, आपने डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर दिया। तो अब मैं इस बात को बहुत ध्यान से समझाता हूं। देखो, जैसे जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी कर दी आपने, आपने जो चेंज लिया ये बहुत छोटा सा लिया। ये कहने का मतलब ये है, ये स्मॉल लिया आपने, बहुत छोटा सा चेंज लिया। तो ये जो चेंज है, ये भी तो, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन है, बस इसको एक्सटेंड ही तो कर रखा है आपने, ऐसे दिखाने के लिए इसको टेंजेंट बना दिया। असल में ये बात है, ये छोटा सा चेंज है बस। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकाल के रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि देखो ये लिया है, ये इनके कहने का मतलब है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि ये डेल्टा एक्स तुम्हारा स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो ये वाली लाइन ऐसे दिख रही होगी, तो इस वाली लाइन को अगर मैं बड़ी बना लूँ ऐसे, तो ये यही तो दिख रहा होगा। देखो, ये डी वाई, और ये तुम्हारा क्या है, डी एक्स, छोटा चेंज, ये थीटा। आपने ये जो लाइन है, ये इसकी, इसका बड़ा वर्जन है। समझ गए आप? आई होप अब आपको ये बात यहां से समझ आ रही होगी। ये थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा करके बना लिया, जूम करके बना लिया, ऐसे है। तो ये आपने ले, आप सेम ही चेंज रहे हो, ले आप चेंज ही रहे हो, लेकिन अब ये छोटा सा चेंज उस पॉइंट के ऊपर चेंज बता देगा। क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, मान लो ये पॉइंट पी है, तो मैंने इतना छोटा सा चेंज ले लिया कि वो इसका ही चेंज बताएगा, बिल्कुल इसके पास इतना सा, बिल्कुल बिल्कुल इतना सा। क्लियर है? तो जी इसको हमने ऐसे, तो इसीलिए इसको क्या लिखा गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आई होप अब आपके समझ में आ रहा होगा। विच विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा, ये आपका थीटा हो गया।
ये जो मैंने छोटी पिक्चर बनाई थी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को समझाने के लिए कि ये छोटा चेंज भी सेम ही बात है। अब इसको बोला क्या जाता है, यहां से आया निकल के, इसको मैं फिर से लिखता हूं, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू बच्चे डी वाई बाई डी एक्स। इसको बोला गया क्या जी, डेरिवेटिव। क्या नाम दिया गया बड़े लोगों ने, डेरिवेटिव। ठीक है जी, क्या, ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसको जनरल भाषा में लोग बोल देते हैं डिफरेंशिएशन, भी इस टॉपिक का नाम। डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं। ठीक है जी। तो दूसरी चीज, इसको बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पे, पहले क्या ले रहे थे आप, एवरेज, अब क्या ले रहे हो, इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट पे, एक मोमेंट पे कितना चेंज हो रहा है, यानी कि एक एक्स की किसी एक वैल्यू पे कितना चेंज हो रहा है, मूवमेंट पे, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट पे कितना चेंज हो रहा है। तो ये जी तुम्हारा क्या क्या, इसको अलग अलग नामों से हमने, लोगों ने, बड़े लोगों ने इसके अलग अलग नाम दिए, और मतलब भी वही निकल रहा है, हमने प्रॉपर मतलब समझ लिया है। अब थोड़ा सा मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूँ, जो आपके बहुत काम आएगा, बहुत आप यूज़ भी करोगे आगे, और सारी चीज़ें ये आपके हाथों पे हो जाएंगी, तो टेंशन लेने। अब तक मैंने आपको फंक्शन क्यों बनाते हैं, क्यों बनाया, फिर एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक चीज़ आई डी वाई बाई डी एक्स निकाल के। यही डिफरेंशिएशन है, यही टॉपिक है, यही हमें पढ़ना है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, उसके रूल्स पढ़ने हैं हमें, तो वो थोड़ा सा आप समझो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो एक बार, जो बड़े काम की बात है, ये याद रखना है, बहुत काम की चीज है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब है कि आपने ये दो चीजें आप निकालना चाहते थे सेपरेट, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, जितना मैंने समझाया है, जितना मैंने पढ़ाया है एक्स वाई कि सर ये क्या क्या पढ़ा दिया आपने, आप बस 2 लाइन में बात खत्म करो, मतलब खत्म करो। देखो जी, बात ये है, देखो जी, सिंपल सी बात है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट मान लो पी और क्यू है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं सीकेंट, और इसको बोलते हैं जी टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सीकेंट, आपसे कोई बोले स्लोप ऑफ सीकेंट क्या देता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो आपने इसको एक अच्छी भाषा में बोल दिया। देखो ये 2 पॉइंट ऐसे ही तो निकालते थे हम, एवरेज रेट ऑफ चेंज, बड़ा चेंज जब लेते थे, तो उसको हमने एक नाम दे दिया सीकेंट। 2 लाइन, एक लाइन जो 2 पॉइंट से करके पास होती है उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, दूसरी बात, अगर मेरे से कोई पूछ ले कि बताओ भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताओ, तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंट, यानी कि ये वाला स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या देगा मुझे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है बच्चे, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये तो हम जनरल निकाल ही लेंगे, 2 पॉइंट ऐसे, ये डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये वाली बात है। अब बच्चा कह रहा है कि सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि एवरेज रेट बड़ा चेंज निकालने के लिए, लेकिन एक बार अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करके बता दो तो मज़ा आ जाए। तो चलो भाई, पहले फिजिक्स से रिलेट करते, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया कि भैया जो स्पीड है वही हमारा बढ़िया एग्जाम्पल है। स्पीड है यू, वो कैसे टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक एक पॉइंट बना बना के, तो वो मैं सीधा थोड़ा सा आप पे छोड़ रहा हूँ, यू और टी, एक एक पॉइंट ले लो, पॉइंट लेके आपने ड्रॉ कर लिया, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है,
पैराबोला ही बनेगा। आगे जाके हम ग्राफ भी पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम ग्राफ पढ़ रहे होंगे पैराबोला। तो ये पैराबोला है। ऐसे एक्स टी की वैल्यू चेंज करोगे तो यू की वैल्यू इस हिसाब से चेंज होगी। जब आप पॉइंट्स मिलाते हो तो ये क्या बनता है, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, क्लियर है जी। अब बात क्या आई, अब ये बात आई कि जी मेरे को चेंज निकालना है t इज इक्वल टू 2 से और t इज इक्वल टू 4। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज बताना है। तो आप कहोगे ठीक है बता देंगे, मास्टर ने सिखाया है। एवरेज रेट ऑफ चेंज तो सर निकालते हैं डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। भाई यहाँ इसका मतलब यही तो है, डेल्टा यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। यानी कि आप किसका एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू टी, यू का टी के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि सर आपने बताया था 2 पॉइंट्स से मिलके जाने वाला ये सीकेंट बना लो। देखना सेम ही बात आएगी। इस सीकेंट का सर स्लोप ले लो, इस सीकेंट का स्लोप ये हो गया, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, यही तो बनेगा। अब t इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी है जी 4, t इज इक्वल टू 4 है तो वैल्यू कितनी बनी 16, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 16 माइनस 4 12। भाई यहाँ तक 4 यहाँ तक 16, तो ये निकालना है ना, माइनस कर लिया 12। डेल्टा एक्स कितना बना जी, ये आया 2, ये 4 यानी कि 2, यानी कि वैल्यू आ गई आपके पास 12/2 विल बी इक्वल टू 6। ठीक है जी, ये कुछ यूनिट भी होगी तो इसको सिंपल लिख लिया यूनिट। ठीक है जी, तो आप देख रहे हो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आपने कर लिया, आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। लेकिन अब आपसे पूछ लिया कि भैया मुझे तो t इज इक्वल टू 2 पे जानना है, मुझे ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t एट t इज इक्वल टू 2 पे कितना है। तो आप तुरंत कहोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। को याद आया कि अच्छा मास्टर ने सिखाया था स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है, यानी कि मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि मुझे du बाई डी टी निकालना पड़ेगा। लेकिन अब du बाई डी टी निकालूँ कैसे। अब यहाँ आके सवाल, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो लाला जी वाला मैथ लग रहा था, ठीक है सब चीज़ें हो रही हैं, आप आराम से निकाल दे रहे हो कि भैया उतने बड़े उसमें कितनी आपने ये फंक्शन के अंदर वैल्यू रख के निकाली, नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है, हो रहा है। लेकिन अब ये कैसे निकालूँ भाई, इस पॉइंट पे चेंज कैसे निकालूँ, ये स्लोप का ये क्या मतलब है, ये कैसे निकलेगा, ये छोटा सा चेंज कैसे निकलेगा, छोटी सी वैल्यू थोड़ी ना यहाँ कुछ गिवन है। तो उसके लिए अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स, यानी कि रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा। टू सॉल्व दिस आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारा ये यहां से निकल के आया। तो ये जो मैंने आपको पूरी बात, इतनी सारी बात बताई है फंक्शन से शुरू करके, ये डिफरेंशियल कैलकुलस कैसे आया, क्यों हम पढ़ रहे हैं, शायद अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हुई होगी कि अच्छा हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम डिफरेंशिएशन के रूल, यानी कि du बाई डी टी, यानी कि अगर मैं u का ये फंक्शन है टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं और फिर उसमें मैं t की वैल्यू रख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अभी एक बार हम रूल पढ़ते हैं, उसके बाद इस सवाल को भी हम आके सॉल्व करेंगे तुरंत के तुरंत ही। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अब हम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन शुरुआत करते हैं। तो जी पहला रूल नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। जैसे हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो कई बार इसको आपको रिप्रेजेंटेशन जो डिफरेंशिएशन की मिलेगी dy बाई डी एक्स, ऐसे करके भी वो रिप्रेजेंट कर देता है, y प्राइम भी लिख देता है,
या फिर आपको एफ प्राइम एक्स, ये सब डिफरेंशिएशन की नोटेशन है कि आपका प्राइम मतलब प्राइम लगा हो तो भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है जी। अब डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये तो सीधी सी बात है ना भाई, कांस्टेंट थोड़ी ना चेंज हो रहा है। अगर y की वैल्यू लेट्स सपोज 2 है, ठीक है, तो ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी वेरिएबल पे। तो x की वैल्यू आप कितनी भी 1 2 3 4 कितनी भी चेंज करते जाओ x की वैल्यू, y तो 2 ही रहने वाला है। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में, x हो y हो z हो, किसी के भी रेस्पेक्ट में, ये जो रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है ना, ये वही है फिजिकल क्वांटिटी। इसको कंफ्यूज मत होना, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में आप चेंज देख रहे हैं। तो जी ये आगे जाके ये सारी बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड, पावर रूल। सेकंड क्या आ गया जी, पावर रूल, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो ये लिख दिया एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है जी। अब हर रूल के ऊपर हम धीरे धीरे सवाल करते चलेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो। तो जी इस रूल के ऊपर जैसे कि हमने पहला सवाल ले लिया, y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है आपको जी एक्स स्क्वायर, बेसिक सबसे आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे, ये वाला रूल यूज करोगे। पावर को पहले लिखोगे 2, एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, तो कितना आया 2x। क्लियर है। आप ध्यान से एक चीज देखो, यहां भी x है और यहां भी x है, तब आप ये चल रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू x ही है और फंक्शन भी x का है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देने वाली बात है। फंक्शन किसका है, x का। तो आपने क्या लिख रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये आएगा। हाँ अब आप कह रहे हो सर ये क्या बात होगी, हाँ अगर ये t हो जाए तो चीज़ें बदल जाएंगी, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पर दिमाग में रखना उन बातों को। ठीक है जी। दूसरी प्रॉब्लम चलते हैं सर। दूसरी क्या है, y इज इक्वल टू मान लिया x टू द पावर 7। ठीक है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 7। अब कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं, सेम रूल, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 7, 7 माइनस 1। सर ये तो आसान है, आसान ही है भाई, बहुत आसान है। क्लियर है। अब ऊपर चलते हैं, देखो यहीं इस सवाल को अगर सॉल्व करना हो, डी यू बाई डी टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फंक्शन भी टाइम के रिस्पेक्ट का है, यानी कि डी बाई डी टी, यू कितना है टी स्क्वायर, तो 2 बाहर ले लिया, टी टू द पावर 2 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 2t। ये आ गया डी यू बाई डी टी सॉल्व हो गया। कब निकालना है, t इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 2 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 4 यूनिट। ये इसका आंसर आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट का चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। तो इसलिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें तो यही निकालना है ना, फिजिक्स में क्या है, स्पीड टाइम के हिसाब से चेंज होगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के हिसाब से जो, तो वो डिफरेंशिएशन वगैरह तो करना ही पड़ेगा भाई। काइनेमेटिक्स में, पूरी काइनेमेटिक्स में वही कर रहे होंगे हम। क्यों कर रहे हैं, शायद अब आपको पूरा लॉजिक समझ में आया होगा। अगला रूल देखते हैं जी, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। इससे अगला हो गया थर्ड, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मान लो जी कोई कांस्टेंट है, लेट्स सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ आ गया तुम्हारा सी यू, तो आप सी को बाहर रखेंगे और डी यू बाई डी एक्स करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें समझ में आती है। आपका हो गया y इज इक्वल टू मान लो 2x स्क्वायर, आपने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। देखो अभी मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, तो कैसे करेंगे जी, 2 को कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये करना शुरू करेंगे, यानी कि ये बच्चा आएगा 2 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 4x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जैसे कि और आपको करना हो, y इज इक्वल्स टू मान लिया 5x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए 7x टू द पावर 9। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या करोगे, 5 कांस्टेंट, 5 को बाहर ले लिया, अब सीधा एक्स स्क्वायर का करना सीखो, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 10x।
y प्राइम लिख लेता हूँ ताकि आपको ये नोटेशन भी याद रहे. 7 into 9 x to the power 9 minus 1. So y prime will be equals to 63 x to the power 8. ठीक है, ये बेसिक है बिल्कुल, और यही है, इतना ही आसान है. आप जब प्रैक्टिस करोगे, चीजें याद रखोगे, तो सब आपको ऐसे ही याद हो जाएगा. इससे अगला है जी फोर्थ, डाल लो जी सम रूल. सम रूल क्या कहता है कि अगर d बाई डी एक्स यू प्लस वी हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? दोनों को अलग अलग कर लो और अलग अलग सॉल्व कर लो. ठीक है जी. माइनस भी हो, सम रूल कह लो या इसको नेगेटिव भी कह लो, यानी कि d बाई डी एक्स यू माइनस वी भी अगर हो, तो भी आप क्या करोगे? डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स. ठीक है, आप अलग अलग कर लो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जी, क्योंकि चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होंगी कि अच्छा किसका डिफरेंशिएशन कैसे. एक्स स्क्वायर प्लस 2 y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. सारी चीजें मिक्स कर दी अब मैंने. अब y प्राइम निकालो. y प्राइम बोले dy बाई डी एक्स. ये इंपॉर्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? x है और ये भी x का ही फंक्शन है, तभी ये सारे रूल चल रहे हैं. अगर ये, मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये कंफ्यूजन क्या होता है, अगर ये t आ जाए तो सारी बातें बदल जाएंगी. वो सबसे लास्ट में सीखेंगे हम. तो आप करते रहो अभी बेसिक. तो ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी, यानी कि 2 ज़्यादा नहीं बदलेंगे कि इतनी कुछ बदल जाएंगे. कुछ नहीं बदलेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा भाई. सो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट का अलग करना पड़ेगा. कॉन्स्टेंट का क्या होगा? 0. या इसको मैं अभी के लिए फर्स्ट बार लिख रहे हैं तो इसको अलग अलग करके लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा. ऐसे स्टेप कट नहीं करते. 2 माइनस 1 प्लस 0 2x. Similarly, dy by dx will be equals to d by dx of x square plus d by dx of 2x d by dx of 4. यानी कि ये कितना हो गया? 2x टू द पावर 2 माइनस 1. अब ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो. इनटू x का करोगे तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 ही हो गया. तो यानी कि कितना हो गया? 2x प्लस 2x टू द पावर 0 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया? 2x प्लस 2. यानी कि अगर 1 पावर हो तो x का क्या है, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x कितना आएगा? 1. आई होप कि आपके समझ में आ रही होगी बात. अब ये चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में, जहन में याद होनी. पावर 2 है तो एक घटा के लिख दो, 2x. और एग्जाम्पल कर लो थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए. y इज इक्वल्स टू 9x टू द पावर 9x टू द पावर 4 प्लस 36x प्लस 24. ये हो गया. आपसे पूछ लिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बताओ, तो यानी कि x का फंक्शन है. ठीक है जी, लिखना शुरू करो. तो इसकी सीधा मल्टीप्लाई 9 को तो बाहर ले लेते हैं. 9 इंटू एक्स टू द पावर 4 यानी कि 4 एक पावर घटा के लिख दो प्लस 36 एक पावर घटा के लिख दो. 1 माइनस 1 0 प्लस कॉन्स्टेंट का 0. तो कितना आ जाएगा जी? 36x क्यूब प्लस 36x टू द पावर 0, यानी कि 36x की क्यूब प्लस 36. आंसर ये हो गया डिफरेंशिएशन. यानी कि अगर कोई फंक्शन ऐसे है और उसका आपने डिफरेंशिएशन निकाला तो ये आएगा. यानी कि ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब इसमें आप वैल्यू रख लो और आपकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने वो u इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाला किया था. यही फिजिक्स है. और फिजिक्स क्या है? यही है. जितनी बेसिक बात आप जानोगे, बेसिक बात आपको याद रहेगी, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम, प्रोडक्ट रूल. अगला आया जी प्रोडक्ट. और ऐसी जोर देने वाली ऐसी कोशिश मत करना इसको रटने की. आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, ये अपने आप याद हो जाता है.
हर साल मैं बच्चों को सेम ही सलाह देता हूँ कि आप ये ऐसे फोर्सफुली रटने की कोशिश मत करो, एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करो। आपके नोट्स, आपके जो मॉड्यूल होगा रेस्पेक्टिव कोचिंग का, उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से क्लियर होती हैं, ऐसे क्लियर नहीं होती। क्लियर है जी? जैसे थोड़ा सा उससे पहले एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये आसान सा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको सॉल्व करने से। y इज इक्वल टू मान लिया 2/x² प्लस 3x+4, ये ले लिया। अब बच्चा कहेगा सर ये तो सिखाया नहीं, 1/x² कैसे होगा? अरे भाई टेंशन क्यों लेता है, टेंशन क्यों लेता है? दिमाग तो दिया है ना ऊपर वाले ने। इसको -2 पावर को ऊपर ले जा, इतना तो पता है ना, इतना तो मास्टर ने सिखाया है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं पावर। सेम रूल लगा अब, dy/dx विल बी इक्वल टू 2, इसको आगे ले आओ और एक घटा दो, यही तो करते आ रहे हो आप। 1 x⁻1 - 1 और इसका हो गया 0 कांस्टेंट का। हो गया डिफरेंशिएशन। कितना आया? मल्टीप्लाई कर लो, -4 x⁻³ प्लस 3 इंटू x⁻1 का कितना आया? 1, यानी कि -4/x³ प्लस 3। ये ऑप्शन मिलेगा आपको आंसर। ऐसे करना है, dy/dx टिक करो, आगे बढ़ो। तो कभी टेंशन नहीं लेनी कि y इज इक्वल टू 1/x, सर इसका डिफरेंशिएशन dy/dx, इसका तो सिखाया ही नहीं आपने। अरे सिखाना क्या होता है, -1 ऐसे रखो, इसको चेंज कर लो, y इज इक्वल टू x⁻1। अब देख बनेगा नहीं बनेगा, यानी कि -1 -1 -1 एक घटा के लिखना होता है ना, तो -2, तो क्या बन गया आंसर? फिर नीचे ले आया इसको, आ गया आंसर। तो टेंशन नहीं लेनी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मान लिया कि हमसे क्वेश्चन जो पूछ लिया गया, अब फिजिक्स में कैसे इन बातों का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन कहाँ घुस जाएगा, कैसे यूज करेंगे। देखो जी, जैसे बच्चे आपको फोर्स दे दिया F इज इक्वल टू G m1m2/r², और आपको निकालना है dF/dr। डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू r होती है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में फोर्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये ऊपर वाली चीज आपको पता ही है, ये क्या है जी? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, Gm1m2, और d/dr यानी कि किसका करना पड़ेगा आपको? 1/r² का। अब 1/r² का करने के लिए r² को ऊपर ले जाओ, Gm1m2। ये बार बार जब आप प्रैक्टिस, आपको पता होना चाहिए, आप क्या उंगलियों पे चीजें आ जाएंगी आपकी। Gm1m2 d/dr ऑफ r, ये क्या बचा जी? -2। रूल कौन सा लगाएंगे? रूल याद करो तुरंत, x⁻n, n x⁻n-1। सेम चीज है, देखो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो ये रूल लग रहा है। r का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, फटाक से लगाओ, यानी कि -2 r⁻⁻2-1। तो जी इसका आंसर आया, बाहर निकाल लो, -2 Gm1m2 इंटू r⁻³ इसको नीचे ले जाओ फिर से, सो -2 Gm1m2 /r³। ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपके क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगला रूल है हमारा प्रोडक्ट। क्या है बच्चे? प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि मान लो दो फंक्शन है d/dx, एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, और दोनों प्रोडक्ट में। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब एक का करो, दूसरे को छोड़ दो, प्लस v du/dx, ये रूल लगेगा। अब ये रूल क्या है? ये वी यू में सर क्या लिख दिया आपने? कुछ नहीं, एग्जाम्पल कर लो, उससे समझ लेंगे हम। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास y इज इक्वल टू, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू x sin x है। तो एक sin x फंक्शन बन गया, x फंक्शन बन गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर sin x का तो अभी आपने सिखाया ही नहीं है। ये हमें याद ही रखना है, ये कुछ
फिक्स डिफरेंशिएशन होते हैं। अभी मैं टेबल बनवा दूंगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो अभी हम यूज करेंगे सिंपल, फिर इसके बाद मैं टेबल बना दूंगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन हम सीधा याद रखेंगे। क्लियर है जी। साइन का क्या होगा, कोस, ऐसे ही कोस का, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो ऐसे ही हम हर चीज को क्या करेंगे, हम याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो अभी यूज करते हैं। अभी बस ये यूज करने के लिए मैंने, तो ये यू हो गया, ये वी हो गया, अलग अलग फंक्शन है। तो कुछ नहीं, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जी। निकालो। पहले इसको ऐसे ही रख लो और साइन एक्स का कर लो। तो फिर आपको साइन एक्स को छोड़ना पड़ेगा और जो छोड़ा हुआ है उसका करना है। बस ये रूल है। यानी कि एक्स, इसका क्या बना जी, cos एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज। और इसका क्या आएगा आपको पता ही है, 1 x⁻1 - 1। तो 1 - 1 क्या बना बच्चे, 0। तो आपका आंसर क्या आया, x⁻0 तो 1 होता है। तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। आई होप कि आपके क्लियर हो रहा होगा। अब यहां मैं लिखवा ही देता हूं इनको। हम बात कर लेते हैं किनकी जी, डेरिवेटिव ऑफ साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है जी, सेक और कॉसेक। इन सब का डेरिवेशन क्या होगा, जैसे मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हम याद रखेंगे हमेशा कॉस एक्स। ये बहुत बार यूज होता रहेगा, काम में आता रहेगा। तो जब आप बहुत सारे सवाल सॉल्व करोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर आ गया हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, सेक स्क्वायर एक्स कोटेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आ गया हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो इसका हो जाएगा जी सेक एक्स टेन एक्स। फिर आया जी डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, इसका है जी माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये पूरा जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो डिफरेंशिएशन आपके न लगभग नीट में जितना भी आएगा, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, वो हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। ये लेक्चर आपके लिए, ये लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप ये मान के चलो, ये वाला, अगला इंटीग्रेशन का, ये सारे लेक्चर वेक्टर तक ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बैकबोन है। आप जितने अच्छे से इनको सीखोगे फिजिक्स उतनी ही अच्छी आएगी, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो बच्चे ये आपने याद कर लिया, ये मतलब ये याद हो जाएगा। ऐसा याद फोर्सफुली याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब सवाल सॉल्व करते रहोगे तो आपको याद आएगा, साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है। तो ये आपको याद होता रहेगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट रूल का ही ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, इस बार हम कोस ले लेते हैं, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये ले लिया। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। सर ने सिखाया था, दो फंक्शन बन गए, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। सो डी वाई बाई डी एक्स सर ने ऐसे सिखाया था। एक को ऐसे, कोई सा भी जो आपकी चॉइस हो, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस, लेकिन जिसका एक बार कर लिया फिर दूसरे वाला को आपको प्लस करके वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ जी, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये कितना बना जी, 2x। ये आया आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2s कॉस एक्स। आई होप कि आपके प्रोडक्ट रूल समझ में आया होगा कि हम कैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं अगर दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट रूल में दे रखे हो। अब देखो जी, और ये प्रोडक्ट रूल मजे की बात है, हर जगह वैलिड है। जैसे आप कहो कि सर मैं तो ऐसा कर लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स में प्रोडक्ट रूल लगाना है, लगाओ। x के प्रोडक्ट में कौन है, 1। तो इसको फंक्शन मान लो। अगर आप देखो आंसर वही आएगा, आंसर आपको भी पता है। जैसे यही तो खेलने वाली बात है, डिफरेंशिएशन में यही मजेदार बात है।
dy बाई dx कितना आएगा, 1 आएगा, आपको भी पता है, ठीक है। 1 क्यों आएगा, क्योंकि सर वही वाला रूल लगा लेंगे ना, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 तो एक्स टू द पावर 0, तो ये 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 तो सर 1 ही होता है, ये तो पता ही है। चलो प्रोडक्ट रूल लगा के देखते हैं, यही तो मजेदार बात है। लगा लो dy बाई dx, कुछ भी लगा लो, आप जब एक बार सीख लोगे ना, ऐसे ही सीखना होता है, कुछ भी लगाओ, प्रोडक्ट रूल भी तो लगा सकते हैं, 1 मान लिया, ठीक है, तो x को ऐसे ही रखो, dy बाई dx ऑफ 1 प्लस 1 को ऐसे ही रखो, dy बाई dx ऑफ x, 1 का क्या हो गया, x इंटू 0 प्लस 1 इंटू इसका क्या आएगा, 1, तो फाइनल आंसर क्या आया, 1। देखना क्या ये यही है, ये तो आपको पहले ही पता था इसका ये आना है। तो प्रोडक्ट रूल एकदम सही है। दो, जब भी दो चीज ऐसे प्रोडक्ट में और आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो तो आप क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। अब भैया क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, ये कहता है कि डी बाई डी एक्स अगर फंक्शन ऐसे है, ठीक है, पहले प्रोडक्ट में था, अब डिवीजन में है, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे, कि ठीक है सर, फिर जो नीचे वाला है उसको एज इट इज रखोगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ यू ऊपर वालों का लोगे माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ये इस बार फिक्स रहेगा, ये नीचे वाला इसका ही स्क्वायर देखो मैंने किया है, और ये यहाँ वी ही आना है, ये फिक्स रहेगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल की तरह नहीं करेंगे हम कि किसी को पहले इसका कर लो या इसका कर लो, ये तो दोनों सेम ही बात है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पहले वी आएगा, ऊपर वाले का करेंगे, माइनस करेंगे, फिर इसको एज इट इज रखेंगे और इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ ये चीज फिक्स रहेगी। कैसे, बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सबसे बेसिक लेते हैं पहले एग्जाम्पल, जो आपको पता भी है, मैच करके देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, आपको पता है मास्टर ने सिखाया था, हम तो ऐसे ही करेंगे, 1 बाई एक्स है तो हम तो इतना रूल वूल क्यों लगाएंगे, हम जब सीधा ही पता है मुझे कि डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को ऊपर ले जाओ -1, तो ये क्या बनेगा, -1 बाहर आ गया, एक्स टू दी पावर -1 यानी कि -1 इंटू एक्स टू दी पावर -2 विल बी इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आंसर आया। अब मैं इसको डिवीजन रूल से करके देखता हूँ कि आंसर वही आएगा नहीं आएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर जब यही इसमें लग रहा है तो क्या, फिर हम इसको क्यों सीख रहे हैं। अरे भाई अगर x बाई साइन एक्स आ गया तो अब तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर ये आ गया तो अब तो लगाना ही पड़ेगा, x बाई साइन एक्स। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 1 बाई साइन एक्स को भी तो x कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, अब प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप चीज को कैसे लेके चल रहे हो, डिफरेंशिएशन कैसे भी निकालो, वो आपको तरीके सिखा दिए जा रहे हैं बस, ठीक है ना। तो तरीका कोई भी लो लेकिन रूल आपको लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। तो जी देखो y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक बार देखो y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, अब मैं इसमें रूल लगा रहा हूं, कौन से वाला, क्वोशिएंट, तो नीचे वाले का स्क्वायर करो, x का स्क्वायर, फिर उसको सेम रख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कर दो माइनस, फिर 1 को ऐसे ही रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दो, ये क्या है बच्चे, 0, सो 0 माइनस ये क्या है 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या वही आंसर आ रहा है, क्लियर है, देखो आंसर मैच हो रहा है, तो इसका मतलब हाँ प्रोडक्ट रूल हमारा सही काम करेगा, क्लियर है। तो ये वाली, ये हालांकि हम तो सवाल जब भी 1 बाई एक्स आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, हम ये थोड़ी ना लगाते फिरेंगे, हम तो सिंपल ही सॉल्व कर लेंगे अपना ऐसे करके, ठीक है, लेकिन आना चाहिए कि अच्छा कैसे लगाया जा सकता है। अब जैसे कि लेट्स सपोज एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, अब थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है जी। हर चीज प्रोडक्ट से दूसरे उसमें कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे ऐसा नहीं है कि यही लगेगा, आप u को ऊपर ले जाके आप कह दो कि सर ये u v टू द पावर -1, मैं तो अब ऐसे लिखना चाहता हूं, मैं तो अब इसमें क्या लगाऊंगा सर, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, लगा ले भाई,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक रूल है बस, कि अगर आप क्वेश्चन रूल लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगेगा, बस कहने का मतलब ये है। एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू, मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूँ, x अपॉन मान लिया जी साइन x, ठीक है। आप इसमें क्वेश्चन रूल लगाना चाहते हैं तो लगाओ कैसे, dy बाई डी एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे साइन एक्स का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, ऊपर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसको एज इट इज रखेंगे, और दूसरे वाले का जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये यहां से आया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये क्या आ जाएगा जी, साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब लोग इसको सॉल्व करके लिखते हैं हमेशा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस वन बाई साइन एक्स क्या बनेगा, कॉसेक एक्स माइनस एक्स, यहाँ क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लो मैं, वन बाई साइन एक्स इंटू, ये 10th क्लास है, ये क्या बना कोट एक्स, ये क्या बना कॉसेक एक्स, तो ये क्या बना कॉसेक एक्स माइनस एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स, फिर कॉसेक एक्स कॉमन ले लो, तो जनरली आपको आंसर इस फॉर्म में मिलेगा। ये आपका आंसर है, ये आपको टिक करना है। तो आपको यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया, यहां तक भी आंसर आपको ले जाना आना चाहिए, ठीक है, अगर ऐसे आता है तो। बेसिक मैथ का, अब आप बेसिक मैथ का मान लो कोचिंग वालों ने टेस्ट बनाया, तो बेसिक मैथ में भाई डिफरेंशिएशन तो आएगा ही ना। तो ये इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं जब भी दो फंक्शन, तो ये रूल सीखते रहो, बाकी फिर अभी हम लेक्चर में लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो अभी तो रूल आप, अब आखिरी जो आपका रूल आया साइन एक्स कोस एक्स का मैंने बता ही दिया आपको। अब आया, अगर मुझे डेरिवेटिव लेना हो किसका, ऑफ logarithmic and exponential, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ log x, ये होगा 1 बाई एक्स, एंड d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, इसका सेम रहता है। ये दो चीजें और हमारे जीवन में ऐड होगी, log x का 1 बाई एक्स, e टू द पावर x का सेम, क्योंकि ये आगे हमारे फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा। अब सर ये क्या आपने कर दिया, इसका एक सवाल करके दिखा दो सर तो मजा आ जाए। तो सवाल ले लेते हैं, सवाल इन दोनों ही फंक्शन को ले लेते हैं, e टू द पावर x ln x। देखो log को, इसका बेस है e, ये आगे हम बेसिक मैथ में पढ़ाऊंगा, मैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ये बेस e होता है, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, और इसकी नोटेशन ln करके भी लिखते हैं। ये क्या होता है, नेचुरल लॉग। एक लॉग होता है बेस 10, ठीक है, ये लॉग बेस होता है e, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये लॉग विद बेस 10, आगे हम लॉग फंक्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग जो ये है, लॉग लॉग का क्या होता है 1 बाई एक्स, लॉग फंक्शन हो उसका क्या आना है 1 बाई एक्स। नाउ अब सीधी सी बात है, ये तुम्हारा जो आया, क्या आया जी, इसमें क्या लगा हो गया, प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे जी इसमें, प्रोडक्ट रूल। आपको दिख रहा है ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, बच्चे के तुरंत दिमाग में आया, मास्टर ने किसी एक को भी ले लो, यानी कि पहले मैं एल एन एक्स का कर लूँ प्लस, फिर एल एन एक्स को ऐसा का ऐसे ही रख लूँ मैं, और डी बाई डी एक्स किसका कर लूँ जी, ई टू द पावर एक्स का। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया बच्चे, ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का, तो सेम ही रहता है, ई टू द पावर एक्स सेम डिफ्रेंशिएशन, यही तो मैं पढ़ के आया हूँ। आगे आंसर खत्म बात, यानी कि आंसर आया आपका ई टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एल एन एक्स। इसको बस वो आपको इस फॉर्म में ऑप्शन दे देगा, दैट्स इट, हमेशा इस फॉर्म में आंसर देगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया जी, ये प्रोडक्ट रूल लगा के मैंने ये दो फंक्शन का, ये हमें याद होना चाहिए, साइन कॉस का याद होना चाहिए, लोग इसका याद होना चाहिए। देखो साइन कॉस का तो याद होना ही चाहिए, 10 का आप निकाल सकते हो, मान लो 10x का निकालना है और भूल गए आप,
तो साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख लो इसको। अब इसमें क्या लगा लो, क्वेश्चन रूल लगा लो, तो आपका निकल के सामने आ जाएगा। तो बाकी सब आप कर सकते हो। आप कोसेक एक्स का निकालना है आपको, तो कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन एक्स, क्वेश्चन रूल लगा के फिर निकाल लो। लेकिन साइन एक्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो आपको याद होनी चाहिए, बाकी आप निकाल सकते हो। साइन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ये होता है कॉस एक्स और इसका हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। ये तो आपको बच्चे, ये तो चार तो याद होने ही चाहिए, उंगलियों पे होने चाहिए ये। बाकी तो आप निकाल सकते हो, अभी मैंने जो तरीका बताया आपको, क्वेश्चन रूल वगैरह आपको आते हैं तो आप निकाल सकते हो, लेकिन बाकी नहीं निकाल पाओगे। ये तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, ये वाला ये वाला ये वाला। अब इसके बाद ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक है। अब मजेदार, अब रूल जो आएगा वो मजेदार रूल आएगा, जिसको बोला गया क्या जी, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होना यहाँ शुरू हो जाता है। बच्चा चेन रूल कैसे, जिससे मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो चेन रूल का मतलब है यानी कि डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये चेन रूल है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मुझे y इज इक्वल्स टू 10 2x निकालना है। अब मैंने तो सीखा हुआ है 10x का, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये तो 2x है, तो गड़बड़ है। यानी कि ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये वाला जो फंक्शन है, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि u इज इक्वल टू 2x। तो मेरा y क्या बन गया, 10u। अब करो डिफरेंशिएशन, du बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 और dy बाई du विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर u, 10x का सेक x होता है। आ गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका और इसका प्रोडक्ट कर दूं तो ये du तो ये तो कट ही जाएगा। इसका मतलब अगर मैं dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स करूं तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर u, और u की वैल्यू कितनी है 2x, तो रख दो 2 सेक स्क्वायर 2x, और ये क्या बना, dy बाई डी एक्स। यही तो आपको निकालना था भाई, आपको यही तो निकालना था dy बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं हम चेन रूल। मतलब आपने 10x पता था आपको, लेकिन इसका कैसे निकालोगे, तो आपने इसको 10x की ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब dy बाई डी यू अब तो निकल सकता है ना, अब तो वही बन गया भाई, y इज इक्वल टू 10x, इसका पता है। तो जब आप dy बाई डी एक्स कर रहे थे तो आप लिख रहे थे सेक स्क्वायर एक्स, तो अब मैं dy बाई डी यू ही तो कर रहा हूं, तो अब सेक स्क्वायर यू लिख सकता हूं भाई, ये इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, क्या दिक्कत है। तो मैंने ये थोड़ा सा गोलीबाजी करके निकाल लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पेपर में इतना बड़ा थोड़ी ना करते, नहीं बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, पेपर में थोड़ी ना इतना बड़ा करेंगे, तो पेपर में कैसे करेंगे। अब उसके लिए तरीका है कैसे, जो विद एक्सपीरियंस आता है, और हम भी, मैं भी ऐसे ही करता हूं, और जनरली सारे लोग ऐसे ही करते हैं। कैसे, जैसे y इज इक्वल टू है बच्चे 10 2x, तो मैंने जो जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूं, जो मैं हमेशा हर साल बच्चों को सिखाता हूं, तो मैं वही आपको सिखाऊंगा, और जो बिल्कुल आसान है, जो कि एक नॉर्मल बच्चा भी कर लेता है। आपको किसका सिखाया गया है, 10 का। शुरुआत से शुरू करते हैं, y। सो आपको dy बाई डी एक्स लिखना है, ठीक है। 10 का क्या होता है, आप कहोगे सेक स्क्वायर, लिख दो, एज इट इज लिख दो। 10 का तो पता ही है ना, 10 का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो मेरे लिए तो ये मैंने x मान लिया, यानी कि मुझे क्या पता है, ध्यान से देखो, 10x का पता है ना, तो मैंने ये x मान लिया, तो मेरे लिए तो ये ही आ गया। क्या आया मेरे लिए, ये x ही आ गया, सेक स्क्वायर x ऐसे आया, ठीक है। मैंने जो 10 का पता था मुझे, वही मैंने लिख लिया। लेकिन अब मैं एक चीज और क्या करूंगा, क्या करूंगा, अंदर वाले का भी करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, बस ये करता चलूंगा। यानी कि इसका भी करूंगा, क्या करूंगा, ये करूंगा। अब कह रहे हो कि सर ये तो कुछ अलग सा ही नहीं आगे नहीं, आप पुराने वाले पर अप्लाई कर लो सेम बात। कैसे, y इज इक्वल टू करके दिखाते हैं 10x, तो dy बाई डी एक्स 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इंटू जो इसका फंक्शन है इसका भी कर लो, डी बाई डी एक्स क्या होता है 1। देखो कोई आंसर आया नहीं है, ठीक है जी। सिमिलरली यहां 2x का क्या है, 2 आया,
तो आ तो गया आंसर sec स्क्वायर 2x। देखो यही आ रहा है। तो वही सेम चीज निकाली, लेकिन अब मैं कैसे करूंगा? फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये ले लिया। आपसे पूछ लिया कि बताओ dy बाई डी एक्स बताओ। तो अब मैं फंक्शन मानता थोड़ी ना फिरूंगा, मैं क्या करूंगा सीधा, इतना टाइम थोड़ी ना है। dy बाई डी एक्स, साइन का क्या होता है कॉस, और जो एंगल है वो उसके साथ लिख दो सेम टू सेम, 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर का फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब तो आपने सब सीखा ही हुआ है, इसका तो निकाल ही सकते हो आप। तो आंसर क्या आया? कोस 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू ये क्या बना जी 4x प्लस 4। ठीक है, ये 4x प्लस 4 और 2 तो कॉमन है, 2 तो बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ये 4 बाहर आ गया, x का क्या होता है 1। तो यही बना। ये आपको हम पहले सिखा चुका हूं मैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप कह रहे हो सर ये साली खाली साइन वाइन में ही लगेगा? अरे कहीं भी लगाओ। अगला एग्जांपल चलो। जैसे y इज इक्वल टू, मैंने मान लिया e टू द पावर 2x प्लस 3। फिर मैंने चल लिया y इज इक्वल टू मान लिया साइन, और टफ बना लो चीजों को, 2x। ठीक है, क्या बना लिया मैंने 2x। तो यहां क्या हो जाएगा जी dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, क्या आया बच्चे, एक्सपोनेंशियल सेम टू सेम रहता है, लिख दो सेम टू सेम। बट जो उसका ये वाला फंक्शन है, ये वाला, ये x मान के सोच के मैंने लिखा है कि मैंने इसको x एज्यूम कर लिया, तो उस x का भी करना है, उस फंक्शन का भी करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू 2 प्लस 0। आंसर आ गया। आंसर क्या आया 2 e टू द पावर 2x प्लस 3। इसको देख लो, dy बाई डी एक्स हो गया। तो ये कितना हो गया आपको तुरंत आएगा दिमाग, साइन का तो कोस होता है सर, लिख दो कोस, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, इनटू बस अंदर वाला जो आपने एज इट इज मान के ऐसे ही लिखा है उसका भी करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। याद आ रहा है क्या लगेगा, अलग अलग फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, प्रोडक्ट रूल लगा लो अब यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा, कॉस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, थोड़ा मैं सीधा लिख रहा हूँ, पहले फंक्शन का एक्स स्क्वायर, दूसरे का ई टू द पावर एक्स। अब जब आप सीख जाओगे तो ऐसे करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, प्लस ई टू द पावर एक्स का एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। आंसर क्लियर है जी। तो इस तरीके से किसका यूज किया जाता है। अदरवाइज यहां देखो मैंने कैसे किया, इसको x माना, फिर इसको माना, फिर डी वाई डी यू वाई दोनों का प्रोडक्ट किया, तो अब देखो ये कट रहा है, तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, यू की जगह फिर ये रख लेंगे। ये प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर। जैसे जब आप 12th क्लास में बच्चा बोर्ड के एग्जाम में लिखता है, या कोई आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखना होता है, फिर ऐसे। लेकिन हमें सब्जेक्टिव तो लिखना नहीं है, हमें तो चीजें आनी चाहिए, सॉल्व करनी आनी चाहिए, तो वो हम ऐसे यूज करते हैं। अब लास्ट चीज जो हम इसमें यूज करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम करेंगे बात, सॉरी लास्ट बात करेंगे हम पावर चेन रूल। असल में यही सबसे बेस्ट रूल है, और ये ऐसा रूल है जो बच्चे को याद ही रखना चाहिए। ये सबसे आपको समझ आ जाएगा, आपको अगर ये पता है तो आपको सब कुछ पता है। कैसे? ये रूल आपका ये कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यू टू द पावर एन हो, कोई भी फंक्शन है, तो आप उसको ऐसे लिखोगे यू टू द पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ यू। आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब आप बच्चे के ऐसे दिमाग में आता ही नहीं है यू एक्स क्या है, उसको एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको दे दिया कि भैया y इज इक्वल टू, मुझे दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, इसका निकालना है। पावर आ गई है फंक्शन की। अब फंक्शन सिंपल साइन तो है नहीं जो आप कॉस लिख दोगे, जबकि मुझे बस साइन का आता है, साइन एक्स को मैं कॉस एक्स, मुझे तो इतना पता है। मुझे बस ये पता है, क्या पता है मुझे, मुझे बस ये पता है साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का साइन एक्स होता है, लोग एक्स का 1/x ई टू द पावर एक्स है, और मुझे कुछ नहीं पता। आप इसमें चेंज करोगे तो वो मैं सीखने वाला हूं कि आपने एक्स की जगह x प्लस 2 कर दिया तो क्या होगा। तो यहां भी मैं क्या करता हूं,
मैं इसको खतरनाक सा बना लेता हूं, इसको x+2 थोड़ा बेहतर बना लेता हूं। अब देखो जो बातें सिखाई गई हैं सेम लगेंगी। कैसे? आप निकालना चाहते हैं dy/dx, तो स्क्वायर है, पहले पावर चेन लगाओ, यानी कि 2 साइन कितना बना जी 2 - 1, और फंक्शन को लिख दो, यानी कि 2 - 1, और ये क्या आ गया x+2 इनटू, अब जो तुम्हारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है तुम्हारा यहाँ, ये क्या था तुम्हारा u का स्क्वायर, यानी कि साइन x+2 का स्क्वायर, ये बना ना फंक्शन, तो ये तुम्हारा u है। तो अब तुम किसका करोगे, अगेन d/dx ऑफ u, यानी कि आप क्या करोगे d/dx ऑफ साइन x+2, ये आपका u है। तो इसका मतलब 2 साइन x+2 और d/dx, अब इसका तो मेरे बच्चे आता ही है, साइन का क्या हो गया, साइन का तो मुझे पता ही है, मास्टर ने सिखाया कोस। अब ये तो पुराने वाला हो गया ना भाई, ये तो पुराने वाले ही बन गया ना, ये जितने हम सॉल्व करने लग रहे थे ये यही तो बन गया। तो अब आप, अगर आपको ये ध्यान है तो इसके बाद फिर यही लगेगा बस, और सवाल सॉल्व हो जाएगा, और ऊपर वाला सबसे बेसिक तो आपने सीख ही लिया। तो कोस x+2 इंटू इसका भी करना है, लिखो तो d/dx ऑफ x+2, तो यानी कि कितना आया बच्चे, देखो सॉल्व होके क्या आया, 2 साइन x+2 कॉस, कितना आया जी ये कॉस x+2 इंटू x का क्या आ गया 1 और 2 का क्या आ गया 0। हालांकि इतना बड़ा नीट में आता नहीं है, नीट में कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस सिखाने और समझाने वाली बात है कि किसको कैसे किया जाता है, ताकि आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो आप जितना अच्छे से चीजें सीखना शुरू करोगे उतना ही आगे आपका दिमाग, क्योंकि आपको अपना दिमाग भी तो खोलना है भाई। तो जी अगली चीज देखो, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे लेट्स सपोज आपका आ गया y इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया जी x², ये हम सॉल्व कर रहे थे ना, अब कहीं भी लगा लो आप रूल, देखो लगाओ dy/dx, हमें तो रूल सीखना है। यहाँ फंक्शन क्या है तुम्हारा u, ये है, ये तो है ना u का स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन गया 2x⁻² - 1 इंटू u क्या है तुम्हारा x, यानी कि इसका, और x का कितना होता है 1, तो आंसर क्या आया 2x। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है जी? आपको निकालना है लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4x, तो ये तुम्हारा u आ गया, तो आप इसको कैसे लिखो y इज इक्वल्स टू साइन x टू द पावर 4, तो ये तुम्हारा u आया, तो आप ऐसे करो इसको dy/dx, यानी कि 4 साइन क्यूब x इंटू d/dx ऑफ u का फिर से करना है बस। अब ये तो आता ही है, ये तो सिंपल ही आ गया, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, 4 साइन क्यूब x इंटू कॉस x dy/dx, ये आ गया। और ये विद प्रैक्टिस आपका आसान होगा, विद प्रैक्टिस आप चीजें सीखते रहोगे, उस तरह की बात है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत अच्छी बात मैं आपसे करने वाला हूं, क्या कुछ नोट पॉइंट है वो आप सीखें। यहां तक ये डिफरेंशिएशन बते, बस इतना ही है, डिफरेंशिएशन सारा मैं सिखा चुका हूं आपको। अब हम इसके ऊपर सवाल करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं बात करता हूं, जैसे कि y इज इक्वल टू मान लो x² है, अभी तक मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था क्या जी y विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन मुझे अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, मैंने बताया था पहले भी, y विद रेस्पेक्ट टू t, कुछ दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो वो भी आना चाहिए, और वो सिंपल है। याद करो पावर चेन रूल क्या लगाया था आपने, आपने लगाया था dy/dx, तो x को आपने u माना था, तो ये क्या आ जाएगा 2x⁻² - 1 इंटू d/dx ऑफ u का भी किया था आपने, क्योंकि यहां आपका x क्या है, ये u है, तो पावर चेन रूल आप लगाओ। देखो पावर चेन रूल याद रखो, ये क्या किया आपने n(u⁻n−1) और इंटू u, अब जो फंक्शन आपने मानना है उसका करना है, तो ये पावर वाला किस्सा तो खत्म कर दिया आपने। तो जी देखो यहां आ जाओ, और ये कितना आया x का 1 आया, तो इसका आंसर आ गया 2x, जो कि आपको पहले से ही पता था कि 2, ये तो सिखाया हमने dy/dx n, ये तो सीख के आए थे nx-1,
तो अब इसका प्रॉपर वर्जन सीख लिया मैंने कि पावर चेन रूल भी अगर मैं इसके अंदर लगाऊं तो क्या बनेगा। अब फिर से लगाओ, dy बाई अब dt आ गया विल बी इक्वल्स टू, लगाओ 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू यू का भी करना है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में, dt x, यानी कि ये कितना आ गया 2x। अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो ये क्या, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ये आ गया, बात खत्म। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स में कैसे हम यूज करेंगे कि भाई ये सर बता तो दिया आपने, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये हमने पावर चेन रूल भी सीख लिया, नॉट पॉइंट आपने पहला नॉट पॉइंट लिखवाया कि अगर एक्स स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी एक्स, अब तक हमने ये सीख रहे थे, ठीक है सर, ये आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है सर, ये भी आ गया। लेकिन अब इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करें, तो फिजिक्स में अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको ये करना तो सीख लिया आपने। आ जाओ जी पहले सवाल पे आ जाओ। तो अब फिजिक्स में देखो चीजें कैसे, फिजिक्स में मैथ्स का यूज कैसे है, डिफरेंशिएशन का कैसे यूज है। अब पहला सवाल देखो, और बहुत सारे सवाल हैं, हम बहुत सारे सवाल इस पर अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं हम। आपसे कहा गया द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इस बात का जो मतलब होता है इंक्रीज एट ए रेट, रेट मतलब ये देखो आप पर सेकेंड, यानी कि ये आपको गिवन है डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज इसको बोलते हैं बच्चे, रेट ऑफ चेंज, यानी कि आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी बात करते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वी या कोई क्वांटिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, यानी कि वाई टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। अब ये इंक्रीज हो रहा है, तो फिजिक्स में हम हमेशा याद रखेंगे इंक्रीज मतलब पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कैलकुलेशन के लिए मैथ्स है ना, प्रॉपर मैथ्स यूज करेंगे। डिक्रीज होता तो डिक्रीज में हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव किसके लिए यूज करते हैं, इंक्रीज के लिए। कभी भी रेट ऑफ चेंज इस क्वांटिटी का पूरी फिजिक्स के अंदर आप कभी भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो कि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस यूज करेंगे, नेगेटिव है तो वो हम नेगेटिव से डिक्रीज डिक्रीमेंट को शो करते हैं। अब एट वॉट रेट डज द एरिया इंक्रीज, देखो अब लैंग्वेज पढ़ो, रेट पूछा है किसका, एरिया क्या, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ लिया आपसे, ये कैसे हो रहा है, इंक्रीज है डिक्रीज है क्या है, क्लियर है। कब, व्हेन द रेडियस ऑफ प्लेट इज 5/11 सेंटीमीटर। ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये और इससे अगले वाला, और बेसिक मैथ, मैं कहूंगा बेसिक मैथ और वेक्टर अगर आपने प्रॉपर ध्यान से वो समझ लिया, वो बैकबोन है, आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। तो डीए बाई डी टी, अच्छा, तो इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, सर्कुलर का, सर्कुलर प्लेट है ना, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब डीए बाई डी टी, अब समझ गए होंगे शायद आप कि डीए बाई डी टी आपसे क्या पूछा, डीए बाई डी आर नहीं पूछा आपसे, ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि डीए बाई डी टी। ये फिजिक्स की टर्म है। जो हम यहाँ पे डीए बाई डी टी, हमारे लिए तो ये जनरल कोई भी था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी वेरिएबल था, लेकिन अब ये वेरिएबल चेंज हो गया, वाई क्या बन गया तुम्हारा, एरिया, टी बन गया तुम्हारा टाइम, ठीक है। यहाँ एक जनरल, यहाँ टाइम नहीं था इसका मतलब, यहाँ नॉर्मल कोई भी आर्बिट्ररी कौन आर्बिट्ररी वैल्यू थी, टी होगा मतलब कोई भी टी ले सकते हैं आप, यहाँ पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं आप, यहाँ एस ले सकते हैं, वो डिफरेंट वेरिएबल है, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। लेकिन यहाँ ये वेरिएबल मतलब अगर डिफरेंट वेरिएबल के हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये क्या आएगा, अब देखो अगर डी ए बाई डी आर होता तो आप क्या लिखते, पाई कांस्टेंट और 2r, सिंपल हो जाता। लेकिन अब आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो ऐसे इसके यूज होता है, पाई इंटू 2r इंटू आर का भी करना पड़ेगा, यानी कि डी आर बाई डी टी। यही तो सीख के आए हैं हम। क्या सीख के आए हो आप, भाई ये कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, आर क्या है आपका, यू है, यानी कि इसका करने के बाद आपको फिर से करना पड़ेगा, फंक्शन का भी लेना पड़ेगा, तो डी आर बाई डी टी, यानी कि 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। जैसे आप यहां कर रहे थे सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं। पाई तो कांस्टेंट ही है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आर स्क्वायर यानी कि आर आपने यू मान लिया, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, फॉर्मूला कह रहा हूँ, क्या रूल था आपका, अगर आप रूल की बात करें तो पावर चेन रूल क्या कहता है, पावर चेन रूल, इधर आ जाओ, u यानी कि n u टू द पावर n माइनस 1, तो हमने क्या किया, r 2 था तो ये 2r टू द पावर 2 माइनस 1, फिर r को हमने u माना हुआ था तो du बाई हमने जो dx, तो ये r आ गया इधर, सिंपल।
तो जी ये क्या आ गया, डी आर बाई डी टी। अब बच्चे डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू टू आर इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस 0.1 सेंटीमीटर। अगर ये इतना है, कब पूछा गया है, जब इसकी वैल्यू 5/11 हो, आर की वैल्यू, यानी कि डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू 22/7 इंटू 2 इंटू 5/11 इंटू 0.1, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 0.1 1, कट गया, तो ये आ गया आपका 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर में रीडिंग दे रखी है, सॉरी यूनिट सेंटीमीटर है, आपने कन्वर्ट किया नहीं, आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो चेंज क्यों करना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2/7, सो ये आएगा 0.29 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि ये आपका आंसर है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आप मैथ्स का यूज कैसे कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो आप, क्यों पढ़ रहे हो आप, क्योंकि अब तक आपको एरिया पता है, आपने आपने कह दिया किसने कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस उसकी रेडियस इस हिसाब से चेंज हो रही है, तो बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ। तो अब ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब देखो जी, और देखो डिफरेंशिएशन भी उसने रेट ऑफ चेंज किस पॉइंट पे पूछा है, इस इंस्टेंट पे पूछा है आपसे, इस इंस्टेंट पे, जब आर की वैल्यू, क्योंकि रेडियस तो चेंज हो रही है, उसने पूछा है कि जब आर की वैल्यू 5/11 सेंटीमीटर हो, पॉइंट पे पूछ लिया, इंस्टेंट पे पूछ लिया, तो इंस्टेंट के लिए हमने यही चीज तो डिफाइन करी है, डिफरेंशिएशन। इस पे आ जाओ, एक स्टोन है, ये भी अच्छा सवाल है, उसको ड्रॉप किया आपने, ड्रॉप किया तो आपने देखा होगा ऐसे सर्कुलर वेव्स बनती हैं, वेव्स स्प्रेड हो रही है आउट रेडियली एट ए स्पीड ऑफ कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्प्रेड होने का मतलब है स्पीड बाहर की तरफ, यानी कि आपको दे दिया उसकी रेडियस किस हिसाब से चेंज हो रही है, 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हाफ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या दे दिया, जो वेव्स बन रही हैं, जो वेव्स ऐसे बनती जा रही हैं, बनती जा रही है, उनकी रेडियस किस हिसाब से चेंज हो रही है, अल्टीमेटली वो स्पीड देने का मतलब ये है। अब देखो इसने स्पेसिफिकली लिखा एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, इस इंस्टेंट पे, यानी कि जब आर की वैल्यू 4/पाई हो मीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, सेम सवाल, पाई आर स्क्वायर, यानी कि डी ए बाई डी टी, हाउ फास्ट विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू, सेम चेन रूल लगाएंगे, इंटू डी आर बाई डी टी। चेन रूल लगाया है, क्या लगाया है, चेन रूल लगाया है, क्योंकि वही पढ़ा है तो उसी का मैं यूज पढ़ा रहा हूं। सो डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है जी, 4/पाई इस इंस्टेंट पे, और ये कितना है, हाफ, पाई से गया जी पाई, 2 से गया जी 2, आंसर आया जी 4, और ये किस में है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि ये मीटर स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि किस में है, मीटर, मीटर ऐसा यूनिट के हिसाब से ही आपका आंसर आना चाहिए, तो ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखो जी, एक मेटेलिक डिस्क है, अब ध्यान से देखो, एक मेटेलिक डिस्क है, इसको आप हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया बढ़ेगा, लेकिन एरिया ऐसे बढ़ रहा है इसका, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया जब टाइम इतना है, तो अब इसने ऑलरेडी एरिया टाइम का फंक्शन दे दिया, क्या दे दिया इसने, तो आपको अलग से नहीं कुछ निकालना पड़ेगा, ये तो बेसिक ही सवाल आ गया, यानी कि डी ए बाई डी टी, यही तो पूछा है रेट ऑफ चेंज, तो ये आंसर कितना आएगा, 80 + 2, कब निकालना है, किस इंस्टेंट पे निकालना है, एट टी इज इक्वल टू 4, यानी कि 8 इंटू 4 + 2, 32 + 2 विल बी इक्वल टू 34 यूनिट पर सेकेंड, या फिर यूनिट इसने मीटर स्क्वायर दे रखी है तो यहां लिख दो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया इन मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये भी हो गया। लेकिन अब कुछ बच्चे की सर यहाँ तो एरिया, अरे भाई जरूरत ही नहीं है, वो सवाल के हिसाब से यूज करेंगे ना, पाई आर स्क्वायर पावर चेन, ये थोड़ा ना हर जगह पावर चेन रूल घुसा दोगे आप, और यहाँ भी लग ही रहा है, वो तो मैंने बताया ही था आपको, लेकिन यहाँ सिंपल, क्योंकि टी है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सिंपल बेसिक रूल लगाएंगे ना, कौन से वाला, डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये सबसे बेसिक रूल था, ये लगाएंगे। क्लियर है। पावर चेन रूल तो क्या होता है, अगर ये डी बाई डी टी होता और आप एक्स टू द पावर एन ये निकाल रहे, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स बाई डी टी, ये है पावर चेन रूल। यानी कि अगर जो तुम जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो बदल जाए, यानी कि फंक्शन का वेरिएबल किसी और चीज का हो, ठीक है ना, और आप तीसरे फंक्शन के वाई एक्स और टी तीसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। चलो जी, अगला आ जाओ,
अगला बड़ा मजेदार है, ये कह दिया आपसे कि एक रेडियस है स्फेरिकल स्टार्ट टू इंक्रीज इस रेट से, यानी कि आर दे दिया आपको हाफ टी, ठीक है जी। रेडियस ऐसे है तो विद टाइम ऐसे डिपेंड कर रही है, ऐसे इंक्रीज कर रही है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो सीधी सी बात है रेडियस बढ़ेगी। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम? अब आपसे क्या पूछ लिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज तो हमेशा रेट ऑफ चेंज का मतलब वॉल्यूम यानी कि डीवी बाई डी टी पूछा है। कब? एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है। स्फेरिकल बबल है, वॉल्यूम क्या होता है? अब आप कहोगे सर वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब आप कहोगे सर डीवी बाई डी टी निकाल लो, सर वो भी निकाल लेंगे। पाई इंटू, यहाँ तो सर पावर चेन रूल लगेगा, 3r²। ये तो कांस्टेंट है सर, बाहर निकाल लिया। r क्यूब का क्या करेंगे? 3r² इंटू आर का भी करना पड़ेगा सर, तो यानी कि सर डी आर बाई डी टी। अगर सर आर के रेस्पेक्ट में करते तो यहाँ आर आ जाता, तो ये वैल्यू 1 आ जाती। लेकिन सर अब तो सीधी सी बात है, इसका मतलब इसको रखना पड़ेगा। यानी कि इस फॉर्मूले में क्या पता चल रहा है आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। ये फिजिक्स है, ये इसका फिजिकल मीनिंग है। ऐसे हम बातों में इस्तेमाल करेंगे, हम जानेंगे चीजों के बारे में। ये फिजिक्स है, ठीक है ना। मैथ्स को हम, मैथ्स क्या है? मैथ्स एक भाषा है फिजिक्स को पढ़ने की, जो अब आप पढ़ने वाले हैं अगले 2 साल। यानी कि डीवी बाई डी टी अगर आप जाने विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है जी? ये डिपेंड कर रही है t/2 का स्क्वायर, रख लो जी। और डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा जी? यहाँ से निकाल लो, ये आपका आ जाएगा, ये मैं कैपिटल आर रख दिया है क्या मैंने? तो यहाँ कैपिटल आर ले लो, कोई बात नहीं। यानी कि डी आर बाई डी टी, सेम नोटेशन रखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाफ, क्योंकि टी का तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी? इंटू 1/2, यानी कि डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू, 3 से 3 गया, 4 पाई इंटू t²/4, 4 से 4 गया, इंटू 1/2, रख लो जी। डी वी बाई डी टी कब पूछा है? एट टी इज इक्वल टू 4, यानी कि पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 1/2 विल बी इक्वल्स टू कितना है जी? 8 पाई यूनिट पर सेकेंड। अदरवाइज मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर दे रखा होता, देखो इसने क्या कुछ दिया नहीं, मीटर वीटर कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए सिंपल यूनिट्स पर सेकेंड, यानी कि आंसर क्या आया? 8 पाई। आप देख सकते हैं 8 पाई। ऐसे इस तरह के डिफरेंशिएशन को यूज किया जाता है। ये सवाल मैं यही इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बने कि चल क्या रहा है। दूसरा, एक ये बड़ा फेमस सा सवाल आ गया, अब देखो बच्चे को पढ़ते ही समझ आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज एट ए रेट, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का रेट चेंज हो रहा है, यानी कि आपको गिवन है डी एक्स बाई डी टी ऐसे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब पॉजिटिव, 2 यूनिट पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। आगे देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, जब वाई कैसे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे, ऐसे, यानी कि y इज इक्वल टू 3x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y यानी कि मुझे निकालना है dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि ये क्या है? 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 6 यूनिट पर सेकेंड। तो अब आपको समझ में आया होगा, और ये हमेशा के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आगे जाके टर्म आएगी, जब आप फोर्स पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन लिख देंगे। ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, कर्व के ऊपर कैसे देखते हैं इंक्रीज डिक्रीज, उस पर कैसे सवाल फिर बनाएगा वो। अब तक तो हमने पढ़ लिया कि भैया टेंजेंट का स्लोप ऐसे होता है। अगले पॉइंट में हम समझेंगे कि उसके ऊपर सवाल कैसे कैसे पूछेगा और हमें क्या ध्यान होना चाहिए। कैसे कोई कर्व है, उसके ऊपर पूछ लिया गया कि भैया यहाँ इस पॉइंट का स्लोप बताओ, इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, तो वो सब बातें हम अगले लेक्चर में जानेंगे। अगला लेक्चर भी सेम कंटिन्यू करेंगे हम डिफरेंशिएशन से ही। ये 2 लेक्चर डिफरेंशिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।